नमस्कार, शाम की 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो। एक आदमी को भीड़ पकड़ती है और जानवरों की तरह पीटती चली जाती है। पीटने वालों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनके सामने रोता, गिड़गिड़ाता और जान की भीख मांगता आदमी भी इंसान है। उन्हें ना तो उसकी तड़प दिखती है और न ही उसका रोना। चीखना, तड़पना और छटपटाना उनके अंदर इस कदर नफरत और गुस्सा भरा होता है कि वो आदमी को जान से मार देने के इरादे से पीटते चले जाते हैं। इंदौर की बस्ती से निकला हुआ यह वीडियो मानवता की चौहद्दी तक इंसानियत को शर्मसार करता है। सवाल होता है कि कानून के राज में लोकतंत्र के आकाश के नीचे आदमियत को खत्म कर देने वाले ये लोग कौन हैं? इस सवाल के साथ अमन और सुकून की बातें करने वाले एक सुर में कह रहे हैं कि और नहीं, अब और नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। आदमी की बस्ती में आदमखोर हो जाने की ये तस्वीरें अफगानिस्तान के बदखशान, बदगीश, बागलान, बाल्क, बमियन, कंधार, जाबुल या काबुल की नहीं है। ये इंदौर है जनाब, इंदौर। प्रभु इंदेश्वर का इंदौर, अहिल्याबाई होलकर का इंदौर। उसी इंदौर के गोविंद नगर में कुछ लोग टूट पड़े हैं एक आदमी को मार डालने के लिए। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, लोग टूट पड़े हैं एक आदमी को मार डालने के लिए। काबुल में जिन्होंने आतंक मचाया है, उनकी तरह इनकी दाढ़ी नहीं है, उनकी तरह इनके हाथ में AK-47 नहीं है, उनकी तरह चोंगा भी नहीं पहन रखा इन्होंने, लेकिन करतूतें बिल्कुल उन्हीं के जैसी ही हैं। इन तस्वीरों को देखते चलिए और सोचते चलिए कि काबुल की उन तस्वीरों को जो पिछले 10 दिन से आप लगातार देख रहे हैं। एक आदमी को दर्जन भर लोग मार रहे हैं। कोई चप्पल चला रहा है, कोई घूंसे बरसा रहा है, कोई कमर तोड़ देना चाहता है, कोई जबड़ा उखाड़ लेना चाहता है, कोई हाथ काट लेना चाहता है और कोई गर्दन टांग देना चाहता है। इन सारे लोगों के बीच बेबस, बेचारा, निरीह, निरपराध, निर्दोष सा ये आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो कहता है कि छोड़ दो बाबूजी, छोड़ दो साहब, छोड़ दो मालिक, लेकिन इनके पत्थर दिलों पर कहाँ फर्क पड़ता है किसी का रोना, कहाँ पसीजता है किसी का गिड़गिड़ाना। कोई ID निकलवाता है, कोई पैसे निकलवाता है, कोई आह्वान करता है कि कम से कम एक तो सब मारो इसे। एक तो सब मारो यार, एक सब मारो, साथ में ये भी कि इसका तो वीडियो बनाओ, इनको पीटने का भी वीडियो बनाओ, मगर इस तरह बनाओ कि किसी का चेहरा सामने ना आए। अरे भैया वीडियो ऐसी बनाओ ना किसी का चेहरा नहीं आया, तुम अभी इसको वायरल करो। मरणासन्न हो चुके इस आदमी का अपराध सुनेंगे तो दिल कांप जाएगा। ये चूड़ी वालान है, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां बेचकर अपने परिवार की भूख को रोटी के रंग से रंगता है। हरदोई का रहने वाला है और नाम है तस्लीम। 25 साल के तस्लीम ने इन 25 मिनट में बर्बरता की सारी कहानियां पढ़ ली। बर्बर दुनिया घूम ली उसने, इंसानों की शक्ल में शैतानों से साक्षात्कार कर लिया, वो भी सिर्फ 25 मिनट में। इन लोगों ने तस्लीम को इस इलाके में चूड़ी बेचने से मना किया था, लेकिन परिवार के लिए रोटी के इंतजाम की सोच ने तस्लीम को इसी मोहल्ले में आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मानवता की मिट्टी पलीत कर देने वाला था। अरे क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुई, चूड़ी ऐसे नाम बताया, ऐसे सर और ज्यादा मारने लगे। फिर 4-6 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। हल्ला हो रहा है, फिर जवाबदारी। पिटाई करने वाले कहते हैं कि इस आदमी ने छेड़खानी की थी और इसे छेड़खानी की सजा दी गई है। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि इस आदमी ने चूड़ी बेचने के बहाने छेड़खानी की, मगर ये कैसे मान लिया जाए कि उसकी सजा इस तरह से दी जाए? ये कैसे मान लिया जाए कि एक आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह मसल देने की कोशिश की जाए? क्या इंदौर में कोई पुलिस थाना, कोई कानून, कोई अदालत नहीं बची थी जो फैसला सुनाने और सजा देने ये लोग निकल आए? तो सुनो इंदौर वालों, तुम्हारे दामन पर चंद आतताइयों ने वो दाग लगाया है जो जहन में जब जब आएगा शर्म से सर झुक जाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र के साथ रवीश और हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।
सही गलत से इतर इन तस्वीरों ने सभ्यता की सारी संज्ञा, सारे सर्वनामों को शर्मिंदा किया है, मगर इसके आगे सियासत ने जो किया है वो और भयानक है। कायदा तो ये कहता था कि चूड़ी बेचने वाले की पिटाई करने वालों को कैदखाने में डाल देना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने पिटाई के सवाल से पहले पहचान का सवाल खड़ा कर दिया है। साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि पिटाई करने वाले गलत हैं या नहीं, ये बात की बात है। आज की बात है कि चूड़ी बेचने वाला गलत था। साफ साफ कहा जा रहा है कि पिटाई तो रिएक्शन थी, पहले एक्शन की बात करो जो चूड़ी बेचने वाले ने धर्म छिपा कर किया था। इसे सुनिए, आपको कहना पड़ जाएगा और नहीं, अब और नहीं। क्या इल इंटेंशन था चूड़ी बेचने वाले का कि वो नाम बदल रहा है? क्यों बदला उसने नाम? पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। तो बताइए मंत्री जी, चूड़ी बेचने वाला गलत कर रहा था, इसलिए हैवानों की तरह पिटाई सही कह दी जाए? चूड़ी बेचने वाले ने नाम सही नहीं बताया तो चमड़ी उधेड़ देने को सही ठहरा दिया जाए? चूड़ी बेचने वाले ने आधार कार्ड नहीं दिखाया तो बीच चौराहे पर उसे मार मार के लत्ता बना दिया जाए? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सुनिए, आपको ये पिटता हुआ आदमी अपराधी लगने लगेगा जैसे मंत्री जी को लगता है। ये फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप रिएक्शन पर मत जाइए, आप एक्शन पर जाइए कि व्यक्ति ने नाम क्यों बदला। ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने और आपने तो नाम नहीं बदला अपना। क्या इल इंटेंशन था चूड़ी बेचने वाले का कि वो नाम बदल रहा है? क्यों बदला उसने नाम? दिक्कत यही आ जाती है कि हम जो रिएक्शन है उस पर बातचीत करने लगते हैं, तो जो एक्शन है उस पर जो जांच होनी है और उस पर जो कार्रवाई है वो मध्यम हो जाती है। इस देश की दिक्कत ये आ गई है कि हम रिएक्शन जो हुआ वो सही है गलत है उस पर बाद में चर्चा करिए, पर सबसे पहले जो एक्शन हुआ है उस व्यक्ति ने नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? इस देश में ऐसा क्या कारण था कि वो आइडेंटिटी छुपाकर चूड़ी बेचने का काम कर रहा है? क्या जरूरत थी उसको? क्या इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? एक्शन का रिएक्शन, अर्थ समझिए इसका। मंत्री जी कहते हैं कि एक्शन उस आदमी का था जिसके बदन पर धारियां उकेर दी गई। मंत्री जी का कहना है कि एक्शन उस आदमी का था जिसकी हिचकियों को उसी के सीने में दफन कर देने की कोशिशें हुई। और हाँ, मंत्री जी का ये भी कहना है कि ये जो पिटाई हुई है ये रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन पर कोई बात बाद में होगी, पहले एक्शन पर बात कीजिए। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को सुनिए, जान की भीख मांगता हुआ ये आदमी आतंकवादी लगने लगेगा जैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को लगता है। पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड दो मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना। आप उसको सांप्रदायिक रंग क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि मार खाते, कराहते, दम तोड़ते, रिरियाते और गश खाकर गिर जाते उस आदमी ने गलत किया था, लेकिन जिन्होंने पीटा उन पर तो मध्य प्रदेश की सरकार बात तक करने को तैयार नहीं है। लेकिन सामाजिक शर्म की इन तस्वीरों ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को आवाज बुलंद करने का मौका दे दिया। एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को एक जाति पूछी जाती है और जाति पूछने के बाद उसको मारा जाता है। वो बेइंतहा मारने के बाद उसके ऊपर मुकदमा भी उसकी तरफ से FIR नहीं कराई जाती, भयभीत होता है वो व्यक्ति। तो सरकार क्या चाह रही है? तो सीधा सीधा सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। और खुद गृह मंत्री वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो इतना दबाव था पुलिस के ऊपर कि मतलब कानून की व्यवस्था इस तरह तो हमने कभी नहीं देखी कि एक व्यक्ति पिटा हो, घबराया हो, चीखे मार रहा हो, दहाड़े मार रहा हो, पब्लिकली पिट रहा हो और उसके बाद पुलिस ये कह रही हो कि अभी आवेदन लेंगे फिर बात करेंगे। तो हुआ यूं कि जब आदमी पिट गया, वीडियो वायरल हो गया, तो आवाजें उठने लगी कि पिटाई करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। सैकड़ों लोगों के जत्थे ने इंदौर कोतवाली को घेर लिया। तिलमिलाहटों का शोर कोतवाली के चारों ओर, पुलिस को ये नागवार दिख रहा है। अगर कोई घटनाक्रम है तो उसको जो है शांति से आप जाइए, थाने पर रिपोर्ट करिए। यदि थाने पर अपनी कार्रवाई नहीं होती तो वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करिए। अगर पुलिस तब भी कार्रवाई नहीं करे तब निश्चित रूप से आपको इस तरह से झुंड में आना चाहिए, परंतु इस तरह से झुंड में आना
कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करना, शहर की शांति को दांव पर लगाना, ये कतई क्षम्य नहीं है। तो हुआ ये कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बात इतनी ही होती तो भी ठीक थी, लेकिन आरोप ये भी लगाया गया कि पीएफआई और एसडीपीआई ने इंदौर का माहौल खराब करने के लिए साजिशन इस भीड़ को कोतवाली के बाहर इकट्ठा किया। लेकिन सवाल तो पीछे छूट गया, उसका क्या हुआ उस आदमी का जो जानवरों की तरह पीटा गया? तो पुलिस बता रही है कि 3 नामजद 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो अपनी पहचान छिपाकर चूड़ियां बेचने निकला था। पिटाई का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस शख्स की पिटाई हुई है, अब उसे ही अपने धर्म को छिपाने का आरोप लगाकर निशाने पर लिया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि चिंता मत कीजिए, सख्त कार्रवाई करेंगे। एफआईआर की जा चुकी है, जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में एफआईआर हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई करते रहिए साहब, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग ने अपने से संज्ञान लेते हुए आपके डीएम साहब से रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट तैयार रखिएगा, देनी पड़ेगी, वो भी 7 दिन के भीतर। रही बात मध्य प्रदेश के सरकार की, तो एमपी सरकार सवाल कर रही है कि उस आदमी ने पहचान क्यों छिपाई। लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी आदमी को किसी मोहल्ले में अपना रोजगार करने के लिए पहचान छिपाने की जरूरत पड़े ही क्यों? सवाल तो ये होना चाहिए कि भारत जैसे देश में चंद आतताई किसी आदमी को घेर कर मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? सवाल तो ये होना चाहिए कि वो टोनी हो, तुषार हो, तुषविंदर हो या तस्लीम, किसी भी मोहल्ले में उसे आने जाने से रोका क्यों जाना चाहिए? इंदौर से धर्मेंद्र के साथ रवीश और हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। इंदौर की इस घटना के बाद भारतीय राजनीति की धुरी बन गई जाति की राजनीति की बात अब कर लेते हैं। जाति की राजनीति इस देश की चुनावी सियासत की शिराओं में दौड़ती है, इसीलिए जिसका जहां जब भी सद्धता है वहां वो जाति की राजनीति करता है। लेकिन इस बार बिहार से जाति की राजनीति पर मोर्चा खोला गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं का सर्वदलीय जत्था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। दल ने पीएम से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। तेजस्वी हो या नीतीश, अखिलेश हो या डीएमके के नेता, सबका कहना है कि और नहीं, अब और नहीं, जातीय जनगणना पर देरी और नहीं। सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने। हम लोग सब साथ हैं। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बात जाति की, सियासत मंडल वाली और कोशिश पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की। जातिगत जनगणना पर बिहार के दलों की लामबंदी का लब्बोलुआब यही है। इसी वजह से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हर नेता ने एक सुर में जाति की गिनती की जरूरत बता दी। किसी ने इसे पिछड़े वर्ग के उत्थान का आधार बताया। बिहार में असेंबली में, काउंसिल में, सब में यूनानिमस रिजोल्यूशन इसके पक्ष में हुआ है, 19 में, 20 में। तो हम लोग इसकी सूचना भी दिए और इस बार भी जो मिलने का समय मांगे उसमें उन बातों का जिक्र करके, और आज सारी बात को हम लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा, 10 पार्टी के सब लोगों ने कहा। कौन ऐसी पार्टी, इसमें बीजेपी भी है, सब पार्टियां हैं। तो किसी ने कहा कि बिना जाति की गिनती के ओबीसी की सही लिस्ट तय कैसे हो सकती है? आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे संयोग कम ही नजर आते हैं जब सत्ता के धुर विरोधी किसी मुद्दे पर साथ कदम ताल करते नजर आए। लेकिन इस बार पिछड़े वर्ग के वोटों का ऐसा सियासी पेच फंसा है कि कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है। हर किसी के पास जातीय जनगणना की मांग को लेकर अपनी अपनी दलील है और अपने अपने दावे हैं।
ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। लेकिन इस लामबंदी के बीच लाख टके का सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी जातीय जनगणना की मांग मानेंगे। एक और बात ये भी कि आखिर वो क्या दुविधा है जिसे लेकर केंद्र जातिगत जनगणना की मांग अब तक मान नहीं रहा। दरअसल ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी घटने या बढ़ने का सीधा असर मौजूदा राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। ओबीसी वोटरों ने पूरे देश में बीजेपी को बड़ी ताकत दी है। जातीय जनगणना से इस गणित पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। एक और बड़ी बात आरक्षण को लेकर है, क्योंकि जातीय आंकड़े सामने आने के बाद तमाम जाति आरक्षण को लेकर नया आंदोलन खड़ा कर सकती है। इसके सियासी मायने अगर आप निकालें तो कहीं ना कहीं जो मंडल से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, मंडल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वो लामबंद हो रही हैं बिहार में। और ये कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है कि 2024 से पहले क्या समीकरण बदलेंगे। जो सियासी पंडित है वो ये भी कह रहे हैं कि 2022 के बाद ही सियासी माहौल जो है वो देश का बदल सकता है। 2022 में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आएंगे वो 2024 के लिए आगे का जो परिदृश्य है वो तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग को लेकर जारी पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार तक सीमित है। पूरे देश में तमाम दल जातीय जनगणना को लेकर माहौल बना रहे हैं। तमाम दलों के दबाव के चलते ही यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किया गया था। साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में सरकार जातियों का आंकड़ा बताने के वादे से पीछे हट गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर तमाम दल साथ आ रहे हैं और कोशिश केंद्र पर नए सिरे से दबाव बनाने की है, जिस पर केंद्र को जल्द अपना रुख साफ करना होगा। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहते होंगे इसे कहावत, मगर पंजाब में ये कहावत सच साबित हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू के बड़बोलेपन से कांग्रेस में कोहराम मचता ही रहा है, मगर अब जो कोहराम मचा है वो सिद्धू के 2 सलाहकारों के बयानों की वजह से मचा है। एक सलाहकार ने कश्मीर और पाकिस्तान पर विवादित बयान दिया, तो वहीं दूसरे ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्टून से विवाद खड़ा कर दिया। इनके विवादित बोल के बाद तो सिद्धू को भी कहना पड़ेगा, और नहीं अब और नहीं। पंजाब दा मसला ना तो कश्मीर ने हल करना, ना तालिबान ने हल करना, ना पाकिस्तान ने हल करना। पंजाब बारे एजेंडे ने मुद्दों की सियासत ने हल करना ते लोकां नूं कहना उहदे बारे सोचो, समाध होना चाहिए। तो सोचिए ना साहब, बातचीत करिए ना साहब, लेकिन किस मसले की बात कर रहे हैं? पंजाब कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष, सिद्धू के नए नए सलाहकार। पंजाब में आखिर ऐसा क्या हो गया कि माली साहब को पाकिस्तान से लेकर तालिबान सबकी याद आ रही है? उम्मीद तो थी विवाद स्केच पर सफाई देने की, लेकिन जुबान खोली तो मालविंदर सिंह माली ने फिर नफरत भरी बोली बोल दी। सिद्धू के सलाहकार को लेकर नया विवाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के स्केच को लेकर। स्केच सामने आते ही पंजाब की सियासत में हलचल मच गई। विरोधियों ने इस हरकत को देश विरोधी बताया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा। कैप्टन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, जिस मामले में जानकारी नहीं हो उस पर सिद्धू के सलाहकार को मौन ही रहे तो बेहतर होगा। लेकिन शायद सिद्धू के सलाहकार अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो 2 सरकारों से अपनी करीबी का हवाला दे रहे हैं और ऐसे जता रहे हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी एंटी नेशनल नहीं, मैं वही बंदा ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, 89 ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ भी मेरी सर्विस रिटेन की। वही विचार ने मेरे, कोई नवे विचार नहीं। हालांकि कांग्रेस इन बयानों के असर को समझ रही है और यही वजह है कि सिद्धू को सलाहकार पार्टी नेताओं के भी निशाने पर हैं। हजारों कांग्रेस जनों ने कुर्बानियां दी है, पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए और अगर इस तरह का
बिल्कुल बेतुका बयान आता है, तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। ये पहली बार नहीं जब सिद्धू के सलाहकारों ने पंजाब में विवाद की आग सुलगाई हो। इससे पहले भी प्यारेलाल गर्ग ने कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान की ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे पंजाब को ही नुकसान होगा। वहीं मालविंदर सिंह माली ने बोल दिया था कि कश्मीर अलग देश है और भारत पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने 2 विवादित सलाहकारों की विवादित टिप्पणियों के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। विपक्षी पार्टियां नवजोत सिद्धू की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही हैं। अकाली दल का मानना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुप बैठे हैं, इसका मतलब है वो अपने सलाहकारों की विवादित टिप्पणियों से सहमत हैं। सिद्धू के सलाहकारों के विवादित बयान से सियासी तनाव बढ़ा तो बीजेपी और अकाली दल को सवाल उठाने का मौका मिल गया। जो प्यारेलाल गर्ग हैं, उनके दूसरे एडवाइजर सिद्धू साहब के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो क्योंकि ये पंजाब के हित में नहीं है। ये तो डाल डाल पे सिद्धू चल रहे हैं और पात पात पे उनके एडवाइजर चल रहे हैं। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान गए थे और कमर बाजवा को, जो उनके आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाया था और तो और ये कहा था जियो जियो पाकिस्तान, जीवे जीवे इमरान खान, और आज उनके एडवाइजर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस तरीके जिस दिन उनको चार्ज दिया गया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ट्रीट किया, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद, उनके एडवाइजर है। प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के बयानों ने सिद्धू की मुसीबत बढ़ा दी है। दोनों को पटियाला बुलाकर सिद्धू ने मुलाकात भी की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी देश विरोधी बोली बोलने वालों से नवजोत सिंह सिद्धू दूरी क्यों नहीं बना रहे। चंडीगढ़ से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों आतंकवादियों की काफी अरसे से तलाश थी सुरक्षा बलों को। श्रीनगर में एनकाउंटर के दौरान लश्कर आतंकी अब्बास शेख और साकिब मंजूर दोनों को ढेर कर दिया गया। दोनों ही लश्कर के टॉप कमांडर बताए जा रहे हैं और कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उन दोनों के चेहरे भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। आतंकी अब्बास शेख और साकिब बटमालू में लश्कर के इन दोनों आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यह हासिल हुई है। इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी आती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं तालिबान राज की आंखों देखी। जी हां, तालिबान अफगानिस्तान को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अफगानिस्तान लोगों की जान का दुश्मन वहां पर बन चुका है तालिबान। तालिबान राज में काम करना मुश्किल है, जान बचाना मुश्किल है। यह हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान से लौटे भारतीय। आज भी 146 भारतीय अफगानिस्तान से दोहा होते हुए राजधानी दिल्ली पहुंचे। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। देखिए। जिंदगी की कीमत क्या होती है, कोई इनसे पूछे। मौत के मुंह से बच जाना किसे कहते हैं, कोई इनके दिल से पूछे। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। काफी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फिर सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मरती है। इसलिए पल पल जहां दहशत का साया हो, मौत जहां हर पल झपट्टा मारने को तैयार खड़ी हो। वहां से जान बचाने के बाद का सुकून क्या होता है, जरा देखिए इन बच्चों को। दो भाई बहनों की तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। दहशत का अंधेरा छट चुका है, आजादी का सवेरा निकला है और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। नन्हा बेटा अपनी माँ की गोद में है, उसकी बड़ी बहन अपने छोटे भाई के साथ खेल रही है। उसे बहन चूम रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है।
इन बच्चों को तो शायद याद भी ना हो कि ये किस त्रासदी से गुजरकर यहाँ पहुँचे हैं। काबुल से ये वायुसेना के विमान में बैठकर दिल्ली पहुँचे हैं, उस काबुल से जहाँ तालिबान का कब्जा है, आतंक का साम्राज्य है। जहां मां को पता नहीं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, खुद की जान को दांव पर लगाकर वो बच्चों को एयरपोर्ट के भीतर फेंक रही है ताकि उनके बच्चों की जान बच जाए। दुनिया में पहली बार ऐसा दिल दहला देने वाला नजारा काबुल एयरपोर्ट पर दिखाई दिया, जहां हवाई जहाज के आगे और पीछे भागते हुए लोग दिखाई दिए। और ऐसे काबुल से जान बचाकर पहुंचा है ये परिवार। यहाँ ये दो मासूम दुनिया को जिंदगी के मायने समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया नफरत के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए बनी है। एक बहन अपने भाई को दुलार रही है और भाई माँ की गोद में बैठकर मुस्कुरा रहा है। ये तस्वीर रविवार की है, जब वायुसेना का विमान C-70 107 भारतीयों समेत 168 मुसाफिरों को लेकर काबुल से हिंडन एयरबेस पहुंचा था। इसी विमान से ये बच्चियां भी पहुंची थी। ऐसे कई और बच्चे भारत पहुंचे हैं जिनकी जिंदगी से अब तालिबान की काली छाया छट चुकी है। काबुल से जो भारत लौट आए हैं वो तो सुकून में हैं, लेकिन अभी तमाम जिंदगियां वहां फंसी हैं। उनके लिए दिल्ली में गुहार लगाई जा रही है। देखिए, इस भीड़ में बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हैं, अपने लिए रिफ्यूजी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। इन अफगानियों के बच्चे भी समझ रहे हैं कि तालिबान ने उनके देश का क्या हाल कर दिया है। हमारे अफगानिस्तान को इतना खराब किया है कि हुआ है, पर नई लोगों का बाहर जाना या पढ़ाई करना या उनकी बच्चों का खाना पीना, उनके मर्दों को आतंकवादी की तरह जो लोग जाते हैं अपने देश को बचाने, वैसे हमारा देश जाता है। हम डिमांड कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान जाए, लेकिन तालिबान चाहता है कि हम अफगानिस्तान नहीं जाए। अफगानिस्तान हमारा घर है, अफगानिस्तान हमारा माँ बाप है, अफगानिस्तान हमारे जिंदगी है, लेकिन तालिबान उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान का सारी दुनिया उसका हो जाए, लेकिन सब कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को हरा मिला, लेकिन तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भुक्का भी तालिबान आता है, लेकिन कहता तालिबान का हम भरा है, लेकिन वापस जिंदा होता है। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत किस कदर है कि सिर्फ वहां रहने वाले भारतीय ही नहीं, अफगानिस्तानी सांसद तक भारत पहुंच चुके हैं। भारतीय मूल के अफगानी सांसद नरेंद्र सिंह खालसा और सांसद अनारकली होनियार भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। नरेंद्र सिंह जब वहां के हालात को याद करते हैं तो आंसुओं में डूब जाते हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितनी दर्द की बात लगती है। ये तो मुझे रोना आता है। अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। नरेंद्र सिंह खालसा और अनारकली होनियार को तालिबानी काबुल एयरपोर्ट से अपने साथ ले गए थे। तालिबान का कहना था कि ये अफगानी हैं, इसलिए ये देश नहीं छोड़ सकते। बाद में इन्हें हिंदुस्तान आने की इजाजत मिली। अनारकली होनियार पर अभी भी उस खौफ की छाया देखी जा सकती है। सब मुश्किल में है। आम लोग ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। मैं शुक्रिया करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट के मोदी जी से, और सब वो लोगों ने हमारे लिए मदद की कि हम सेफ परिवार के साथ दिल्ली पहुँचे। हमारे सब की तबीयत ठीक नहीं है, हम बहुत एक बुरी सिचुएशन से निकल कर यहाँ पे आए हैं। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचने वाला हर शख्स अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान है। तालिबानी कब्जे में पहुंचे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान क्या आए, इन्हें लग रहा है जैसे इन्हें नई जिंदगी मिल गई है। अभिषेक भल्ला के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। उधर तालिबान दुनिया को संदेश दे रहा है कि अब वो पहले की तरह ना तो कट्टर है और ना ही हिंसक।
लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान का चरित्र बदला नहीं है। अफगानिस्तान से लौट कर आए लोग बता रहे हैं कि तालिबान राज में जीना कितना मुश्किल है। वहशी हो गया है तालिबान। आपके पास अच्छी गाड़ी हो, वो गाड़ी छीन लेते हैं। उन्होंने अपने बैरिकेड लगाए हैं और चेक पॉइंट्स गाड़ी छीन लेते हैं। हाँ, गाड़ी छीन लेते हैं आपके साथ। मतलब आदमी सिक्योर फील नहीं कर सकता। आप अच्छी गाड़ी में बाहर नहीं आ सकते, आप अच्छी पोजीशन में बाहर नहीं जा सकते। एक डर सा है लोगों में। दहशत फैला रहा है तालिबान। सर इस टाइम तो बहुत बुरी स्थिति है, इस टाइम तो बहुत बुरी हालत है। लेकिन जब तक हम निकले थे तब तक इतना ज़्यादा नहीं था, तब तक स्टार्टिंग थी वो। उसके बाद में जैसा हुआ है वैसा तो हमने भी न्यूज़ों में देखा, जैसा आप लोग देख रहे हो, जैसा बता रहे हो। लेकिन अब कैसा है, कितना है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तालिबान राज में जान का संकट। सर वहाँ पर तो बहुत डेंजर है, क्योंकि बाहर जितने भी है तालिबान है, हथियार लेके खड़ा है, वो फाई फुल कर रहा है, बच्चे लोग को मार रहा है, छोटे छोटे बच्चे को पीट रहा है, बड़े बड़े बुजुर्गों को पीट रहा है वहाँ पर। अफगानिस्तान में तालिबान राज में ना तो इंसान महफूज है और ना ही इंसानियत। किसी तरह लोग अपना थोड़ा सा सामान लेकर काबुल से जान बचाकर लौटे हैं। 3 सिख तो गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी हिफाजत से लेकर अफगानिस्तान से लौटे हैं। जी नमस्ते सर, ये देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तो सारा। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसकी आहट तो बहुत पहले ही आ चुकी थी। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को महीने भर पहले तालिबानी खतरे से आगाह कर दिया था। 1 महीना पहले हमारा इंडियन एम्बेसी जो अलर्ट किया था हम लोगों को, और हम जिस कंपनी में काम करते हैं उन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो यूएस था हमारा कंपनी, तो उन लोग भी अलर्ट किया था जो थोड़ा रेडी रहे ना, कभी भी जाना हो सकता है इधर से। तो सडनली आ गया था, तो उसका पहले रात को हम लोगों सबको एम्बेसी खाली किया था। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही वहां लोगों की जान हलक में फंस गई थी। लोगों ने तालिबानियों की वहशत पहले ही देख रखी है, इस बार कुछ बदला नहीं है। गनीमत है कि जान बच गई। भारत सरकार ने इन्हें सही समय से एयरलिफ्ट करवा लिया। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। नहीं, दर्द तो होता है। 4 दिन नींद भी नहीं आया, क्या करें। 4 दिन नींद भी नहीं आया, काफ़ी टेंशन में था, घर वालों भी टेंशन में था। चलो कोई नहीं है, बस सब ठीक है इंशाल्लाह। इधर पहुँच गया, अपना देश पहुँच गया, बस इतना है। जो लोग तालिबानी चंगुल से छूटकर अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे हैं, इन्हें तो नई जिंदगी मिल गई, लेकिन अभी भी 400 से ज्यादा भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं। सरकार उनकी वापसी के इंतजाम में लगी है। आशुतोष के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तालिबान ने 15 अगस्त को ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। वहां से जो तस्वीरें आ रही थी, उन्हें देखकर वो लोग दहल जा रहे थे जिनके अपने वहां पर फंसे थे। यही कारण है कि जब लोग अपने वतन लौटे, अपने घर पहुंचे, तो पूरे गांव में उत्सव हो गया। कहीं मिठाइयां बटी तो कहीं गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। जान है तो जहान है। अफगानिस्तान में किसी तरह जान बचाकर जब अपने घर वालों से मिले तो आंखें छलक गईं। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां के 16 नागरिक अफगानिस्तान से लौटे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली है। तो खुशी तो बहुत हुई, इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। अब हम बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हुई हमें। झारखंड के बोकारो के रहने वाले बबलू कुमार भी अफगानिस्तान में फंस गए थे। काबुल में हो रही गोलीबारी में तो उन्हें लग रहा था कि घर पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। बबलू रांची के हवाई अड्डे पर पहुंचे, उसके बाद वहां से बोकारो गए, जहां गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया।
तो हम लोग तो उससे ज़्यादा खौफ में थे, क्योंकि जब वहाँ का रहने वाले लोग जब नहीं रुकना चाहते हैं तो हम लोग को तो और भी ज़्यादा खौफ आता है। मेरा बहुत डर था जी। अफगानिस्तान के एक स्टील प्लांट में जीएम के पद पर तैनात जौनपुर के मयंक सिंह जब घर पहुंचे तो घर में उत्सव का माहौल हो गया। परिवार वालों ने मिठाइयां बांटी, बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध दी। परिवार के बीच में आने की खुशी तो है ही है कि हम सब कुशल आ गए, परिवार वाले भी खुश हैं आने की वजह से। चंदौली के सूरज कुमार चौहान भी अफगानिस्तान में फंस गए थे, लेकिन अब सकुशल इनकी घर वापसी हो गई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को याद करके सूरज की रूह कांपती है। माहौल वही है, दंगे से भी बेकार माहौल थी, इतनी माहौल तो कभी दिखे नहीं थे हम। हाँ, पिक्चरों से भी बेकार माहौल थी। इतना दंगा था मैं कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे को मिलेगा। और हम हर कदम पे जिस कदम पर गवर्नमेंट सरकार हम लोग को जहाँ ले जाती थी, मगर डर सभी को लगाता थी कब किधर से गोलियां ना निकलने लगी। गोरखपुर के चौरी चौरा निवासी शैलेंद्र शुक्ला भी सोमवार की सुबह सही सलामत घर पहुंचे तो खुशियों ने डेरा डाल दिया। घर वालों ने उन्हें मिठाई खिलाई। बाहर में गोलियों की टकराहट एनी टाइम हर समय चलती थी गोली। अगर एक तालिबानी एक गोली मारता था, दूसरा तालिबानी अगर ऊपर खड़ा है तो 4 गोली फायर करता था। वहाँ गोली ऐसे लग रहा था जैसे वो खिलौना है। 2 जून की रोटी के लिए ये लोग अपना वतन छोड़कर अफगानिस्तान गए थे, लेकिन वहां तालिबानी कब्जे के बाद इनके सामने वहां से निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जौनपुर से राजकुमार, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। आंखों में खुशी के आंसू और शब्दों में भावनाओं के वो जज्बात जो फूटते हुए आपको दिखाई दिए। जिंदगी मिली दोबारा इन तमाम लोगों को। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक